चलिए डी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ फोर्स एफ लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि अगर हम लोग हमारे फोर्स एफ लेंथ एल और टाइम टी को हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज लें, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डी स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो डेंसिटी का डायमेंशन है वो बेसिकली हमारे फोर्स के डायमेंशन के ऊपर में, लेंथ के डायमेंशन के ऊपर में और टाइम के डायमेंशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। इनकी पावर क्या है वो हमें पता नहीं है। सो लेट अस से इनकी पावर हमारी ए, बी और सी ले लीजिएगा। तो कुल मिला के अब हमें यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग डायमेंशनली इक्वेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है डेंसिटी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल की पावर -3 इस प्रकार से। फिर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स होता है हमारे पास में एम एल T-2, इसकी पावर हमारी ए है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, इसकी पावर बी, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है तो इसका पावर सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये है हमारे पास में एम एल -3 इज इक्वल टू, अब देखिएगा m की पावर सिर्फ यहीं पर है तो ये हो गया हमारे पास में m की पावर a, राइट। फिर यहाँ पर l की बात करें तो l की पावर a और यहाँ पर ये b है तो यानी कि पावर हो जाएगी इसकी l की पावर a प्लस b, और t के लिए ये हो जाएगा हमारा -2a प्लस c, यानी कि ये आ गया -2a प्लस c इस प्रकार से। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट m की पावर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है m की पावर a है, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी दैट इज़ a इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से अब देखिएगा l की पावर यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर l की पावर हमारी -3 है, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू -3। और आखिर में देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में कोई t की पावर नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास में -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमारा a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी a की वैल्यू को हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले इक्वेशन में a की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4, राइट। तो ये हमारा b की वैल्यू भी हमें मिल गई है। फिर आखिरी वाली इक्वेशन में अब हमको b की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन आखिरी वाली इक्वेशन में तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू है ज़रूरत है, जिससे हम लोग c की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2, a की वैल्यू हमारी 1 आई है तो ये हो गया -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारे पास में c की वैल्यू आ रही है 2, राइट। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर तीनों टर्म्स मिल चुके हैं a, b और c। तो इस इक्वेशन में वापस सब्सटीट्यूट करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम विल बी f की पावर a, तो a हमारा 1 है, राइट। l की पावर b, तो b की वैल्यू हमारे पास में -4 आई है, एंड t की पावर c हमारा 2 है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, आवर डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी, फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर हमारी ऑप्शन 1 को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है वो हमें चूज करना है। चलिए एक एक और को फिर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये हमें पता है इट इज़ गिवन बाय permeability of the medium divided by permeability of the free space। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारी परमेबिलिटी है, यानी कि ये हमारी बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डियर स्टूडेंट्स वी नो
इट इज़ गिवन बाय रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस, राइट। एलसीआर सर्किट में हम लोग देखते हैं तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस विच इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर इम्पीडेंस भी बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि ये फिर से हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन हमें तो ठीक है ना ऐसी क्वांटिटी चूज़ करना है कि जो डायमेंशनलेस नहीं है। फिर आ जाते हैं तीसरी वाले पे, इट इज़ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है इट इज़ गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, अगर मीडियम एयर हो तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू I1 I2, I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग्स इन दी वायर्स अपॉन में 2 पाई r इज द डिस्टेंस बिटवीन है। तो यहाँ से हम लोग परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिएगा परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू नॉट, यानी कि ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 2 पाई ये तो हमारे कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा f इंटू आर डिवाइडेड विद L I1 I2 है ना। तो ये आ गया f r डिवाइडेड विद ये L, ठीक है ना, L हमारी लेंथ I1 I2 इस प्रकार से। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा जो कि है ML-T-2 R डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा L हो गया, फिर ये लेंथ के लिए L हो गया, और करंट का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, तो ये आ जाएगा A² इस प्रकार से। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m का सिर्फ एक ही वैल्यू है तो m⁻1, राइट। तो देखिएगा ये L से L कट गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में L। फिर t के लिए देखते हैं, t के ये एक ही टर्म है तो ये आ गया t⁻²। a सिर्फ नीचे में है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a⁻² इस प्रकार से, राइट। तो यहाँ पर ये म्यू नॉट दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, तो एज एन आंसर वी कैन से हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग क्वालिटी फैक्टर को लिए भी बात कर लेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, एलसीआर सर्किट में हम लोग देखते हैं कि एलसीआर सर्किट में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है डिवाइडेड बाय एक साइकिल में हमारी कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, इसी को हम लोग हमारी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर यानी कि फॉर एन एलसीआर सर्किट वी कैन से कि कितनी उसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड है और एक साइकिल में कितनी एनर्जी डेसिपेट या फिर लॉस हो रहा है उसका। तो इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में एनर्जी डेसिपेटेड और लॉस्ट पर साइकिल। तो कुल मिला के बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे एनर्जी वाले टर्म है, तो इसीलिए हमारा क्वालिटी फैक्टर जो है वो भी एक प्रकार से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो आंसर तो जैसे कि हमने बता दिया ये हो जाएगा हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिएगा। इसमें लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स वी नो अगर हम लोग एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू QVB, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर साइन थीटा भी होता है लेकिन साइन थीटा हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायमेंशनली इक्वेशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए इतना ही पुट कर लेंगे। चलिएगा तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है हमारा ML-T-2। फिर चार्ज के लिए चार्ज होता है हमारे पास में करंट इनटू टाइम, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। और स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L-T-1, ठीक है। तो यहाँ पर
अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा m का यहाँ पर एक ही टर्म है, ठीक है। नीचे में देखिएगा यहाँ पर t और ये t-1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला ये t-2 बचेगा। a का यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म है तो इसको हम लोग ऊपर में लिख लेंगे तो ये a⁻1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग जो है मैग्नेटिक इंडक्शन को हमारा इस थर्ड में जो ऑप्शन है लिस्ट 2 में उसके साथ में मैच कर देते हैं। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखिएगा कॉस थीटा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि ये एक प्रकार से हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये हमारा डायमेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। चलिए बाकी का बात करते हैं अब हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है, यानी कि ये है m(t-2 a-1). एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है L2, यानी कि ये भी हमारा फाइनली बन जाएगा एज m L का पावर 2 t की पावर ये -2 और a की पावर -1, इस प्रकार से। इसको देखिएगा हम लोग हमारा लिस्ट 1 में से लिस्ट 2 में ये ऑप्शन 1 के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डियर स्टूडेंट्स म्यू नॉट, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। तो 2π ये तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r is the distance between the current carrying conductors, length L and currents I1 I2, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर हर एक के डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लेंगे, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर म्यू नॉट के लिए अब हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू, देखिएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज गिवन बाय mL(t-2), ठीक है। फिर देखिएगा क्या है r हमारी लेंथ है, यानी कि ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय लेंथ, और I1 I2 यानी कि करंट है तो ये हो गया a², इस प्रकार से। तो यहाँ पर फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में mL(t-2 a⁻², इस प्रकार से, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोग किसके साथ मैच कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको इस फोर्थ वाले के साथ मैच कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा डी जो है वो सेकंड के साथ ही मैच करेगा, लेकिन इसके लिए भी हम लोग हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिएगा मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है, राइट। तो मैग्नेटाइजेशन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इट इज गिवन बाय, एक डाइलेक्ट्रिक में मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जितना उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है डिवाइडेड बाय जितना उसका टोटल वॉल्यूम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज गिवन बाय करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो करंट हमारा I और A हमारा एरिया, तो एरिया इस प्रकार से है ना, I इंटू A। तो बेसिकली ये इसको ऐसे पुट कर लो, करंट इनटू एरिया है ना, इस तरीके से, डिवाइडेड बाय ये हमारा वॉल्यूम V। अब यहाँ पर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट कर देते हैं। करंट के लिए हमारा A हो गया और एरिया के लिए ये हो गया L2, वॉल्यूम के लिए ये बन गया हमारे पास में L3। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू L-1A, राइट। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सेकंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमारा ये सेकंड इसके साथ मैच खा रहा है। तो इसी को अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसी को ही डिनोट कर रहा है, यानी कि
ए जो है थर्ड के साथ मैच कर रहा है, बी फर्स्ट के साथ में, सी जो है वो फोर्थ के साथ में, और डी जो है वो सेकंड के साथ में मैच कर रहा है। तो इससे हमने हमारा ऑप्शन डी चूज कर लिया है, राइट। तो चलें फिर आगे बढ़ें, हमारे अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि इफ ई एल एम एंड जी डिनोट द क्वांटिटीज एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास and constant of gravitation respectively, then the dimension of P in the formula P is equals to E L square m की पावर -5 g की पावर -2 is। तो अगर हमारी E जो है वो एनर्जी को डिनोट कर रही है, L हमारा एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, M अगर हमारा मास को डिनोट कर रहा है, और G यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन को डिनोट कर रहा है, तो हमें बताना है ये जो इक्वेशन है जिसमें P ये टर्म है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो अननोन टर्म्स है उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुल मिला के कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं। इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि है कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, इट इज़ गिवन बाई जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। m1 m2 बॉडीज के मासेस और r जो है उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशन ऑफ g इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड विद डायमेंशन ऑफ मासेस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ml(t-2), राइट। r स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर हो गया है, डिवाइडेड विद मासेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये हो गया m स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारा, ये आ जाएगा m1 L3 एंड t-2, राइट। अब हम लोग p वाली वैल्यूज के लिए सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इज इक्वल्स टू, ठीक है, जैसे हमें इक्वेशन में दिया गया है, इट इज EL2 m-5 g-2। तो यहाँ पर E हमारी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी या फिर वर्क डन का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सो इट इज ml2 t-2, राइट। फिर आ जाते हैं L के लिए। L हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, राइट, दिस इज गिवन बाय लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए L, t-1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि L, इसका भी हमें होल स्क्वायर करना होगा। फिर ये मास है, मास की पावर -5, और आखिर में g, ठीक है ना, g का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया। तो ये m-1 L3 t-2 और इसका पावर -2 है, राइट। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो पावर है वो अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, पहला टर्म तो एज इट इज रहने दो, विच इज ml2 t-2, ठीक है। सेकेंड वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इट इज m2l4 t-2, और ये थर्ड वाला टर्म ये तो एज इट इज m-5, और फोर्थ वाला ये हो जाएगा m2l-6 एंड दिस इज योर t4, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में मास के लिए पावर क्या हो जाएगी, ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये 5 हो गया, लेकिन ये -5 है, यानी कि m की पावर यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। फिर L के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना, L2 ये L4 यानी कि L6 हो गया, लेकिन L-6 है, यानी कि ये भी हमारी L की पावर 0 हो जाएगी। T के लिए देखिएगा, ये t-2 t की पावर -4, और ये t की पावर 4 है, यानी कि ये भी हमारा t की पावर 0, यानी कि ये एक प्रकार से हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज m0 l0 t0, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन f इज इक्वल्स टू a cos bx प्लस c sin dt, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD/B इज। तो बोला जा रहा है कि हमारा पास में ये जो फोर्स है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एज एन इक्वेशन हमें इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर
इंटू डी अपॉन में बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो हमारी फोर्स की इक्वेशन हमें दे रखी है उसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। तो यहाँ पर हमारा कुल मिला के मोटिव यही रहेगा कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, डी का डायमेंशनल फॉर्मूला और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमें सी से कुल मिला के मतलब नहीं रहेगा इसको सॉल्व करने के हिसाब से। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा है, ठीक है, थीटा हमारा बी इंटू एक्स से बन रहा है, लेकिन थीटा तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी एक्स जो है वो डायमेंशनलेस यानी कि 1 के बराबर होना चाहिए। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, और x लेंथ है यानी कि एक प्रकार से ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l की पावर -1। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा dt भी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ dt इज इक्वल्स टू यूनिटलेस डायमेंशनलेस यानी कि 1 हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, राइट। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होता है, यानी कि ये आ गया हमारा t की पावर -1। इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखिएगा a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये ऑब्वियसली कॉस बी एक्स जो है डायमेंशनलेस है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो f के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml(T-2). तो यहाँ पर अब हम लोग को बी डी ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है, तो यहाँ पर क्यों ना अब इस इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, ये हमें करना है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारे पास आया हुआ है, क्या है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है विच इज ml(T-2). डी का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज l-1। तो अल्टीमेटली हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या आ रहा है ना, ये m एज इट इज, ये l2 हो जाएगा, और t की पावर -3 इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखें तो हम लोग हमारा ऑप्शन बी को सही आंसर इसका ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है इफ टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम l आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ t, v एंड l इज। अगर, ठीक है ना, टाइम t, वेलोसिटी v और एंगुलर मोमेंटम l, इनको अगर हम लोग हमारे फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करें तो हमें बताना है कि मास का जो डायमेंशंस हैं इन टर्म्स ऑफ t, v एंड l क्या होगा, राइट। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि मास जो है इन तीन टर्म्स के ऊपर में डिपेंड कर रही है। तो इनके ऊपर में डिपेंड कर रही है, यानी कि मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बेसिकली t, v और l के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनकी पावर कितनी है वो हमें पता नहीं है। तो लेट अस से इनकी पावर हम लोग a, b और c इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर तो कर लेंगे, लेकिन हमें इनकी वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेगी। वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को डायमेंशनली इक्वेट करने से। डायमेंशनली इक्वेट कैसे, कि जैसे मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैपिटल M हो गया। फिर बात करते हैं टाइम t, ठीक है ना, टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T है, इसकी पावर a। स्पीड या वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l(T-1), ऑब्वियसली इसकी पावर b है। फिर क्या दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो मास वेलोसिटी हमारा l(T-1) इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, इसकी पावर c हो गई, राइट। तो यहाँ पर ये मास m इज इक्वल्स टू, अब m की पावर यहाँ पर ये c हमें मिल रहा है, l की पावर, ठीक है, यहाँ से हमें ये b और ये l स्क्वायर हो गया बेसिकली, यानी कि 2c हो गया है, l की पावर b प्लस 2c हो गया है, t की पावर,
है ना, a माइनस बी और ये माइनस सी मिल रहा है, तो a माइनस बी माइनस सी इस तरीके से हमें मिल गया। दोनों साइड से सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की पावर को इक्वेट कर लेते हैं। जैसे हमारा m की पावर c है तो लेफ्ट हैंड साइड में बाय डिफॉल्ट m की पावर क्या है 1 है, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आवर c इज इक्वल टू 1। पावर को इक्वेट करना है हमें, तो c इज इक्वल टू 1 यहाँ से हमें सीधा सीधा मिल गया है। तो यानी कि एक पावर की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है जो कि c है, जिसकी वैल्यू हमारी 1 आई है। चलिएगा, अगर हमारी c की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है तो क्यों ना अब हम लोग यहाँ पर b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 जो ये इक्वेशन है इसमें इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन तीसरी इक्वेशन को भी पहले ऑब्टेन कर लेते हैं। क्या है हमारी, t का लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा इसकी पावर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे कि हमने c की वैल्यू को ऑब्टेन किया है तो अब हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी b प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि b जो है वो हमारा -2 के बराबर आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से हमें ये b की वैल्यू भी मिल गई है, राइट। चले, c की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई है, तो रुकें क्यों, तीसरी वाली इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। किसको किसको, c को और b को, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो देखिएगा a माइनस बी की वैल्यू को पुट कर दो जो कि है हमारी -2, फिर माइनस c की वैल्यू हमारी क्या है 1। तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास में a प्लस 2 माइनस 1, यानी कि a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से कि a इज इक्वल टू -1, ये हमारी तीसरी वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो a, b और c तीनों वैल्यू हमें जब मिल चुकी है तो वापस इसको पहली वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m इज इक्वल टू t की पावर -1 v की पावर -2 एंड l की पावर बाय डिफॉल्ट ये 1 है क्योंकि c है ना। सिंपली हमने यहाँ पर a, b और c की वैल्यू इसमें वापस से पुट करी है। तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, राइट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज गिवन बाय S इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ln म्यू के आर अपॉन में j बीटा स्क्वायर प्लस 3, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट्स, म्यू जे के एंड आर नंबर्स ऑफ मोल्स। ठीक है ना, म्यू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, जे हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, के यहाँ पर हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और आर हमारा यहाँ पर गैस कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो बोला गया है कि किसी सिस्टम के लिए एंट्रोपी की इक्वेशन इस प्रकार से बताई गई है और यहाँ पर ये टर्म्स क्या है वो भी हमें बता दिया गया है कुल मिला के। तो यहाँ से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, राइट। और बोला गया है कि आप S जो है उसको डी क्यू अपॉन में T ले लें। डी क्यू हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड और T हमारा टेम्परेचर, राइट। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा एंड जे हैव द सेम डायमेंशन, एस बीटा के एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशन, एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशन, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर डायमेंशन की बात हो रही है। तो चलिए फिर डायमेंशन की बात हो रही है तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसको देख लेते हैं। तो एस की इक्वेशन हमें बताई गई है। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी क्यू अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी। तो देखिएगा डी क्यू यानी कि हमारी हीट प्रोवाइडेड, तो हीट प्रोवाइडेड वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होता है। सो इट इज mL2T-2। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा केल्विन का K हो जाएगा। सो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एज mL2T-2K-1 इस तरीके से। अब यहाँ पर ठीक है ना, हर एक टर्म्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है ना, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम लोग म्यू, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में
नंबर ऑफ मोल्स है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मोल विच इज MOL। फिर बात करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो वी नो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। इस तरीके से वर्क और ये आपका हीट हमारी एनर्जी है, तो इसीलिए दोनों ही को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिएगा हमें के यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम लोग हमारी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर ये हमारा n नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर R विच इज़ आवर गैस कांस्टेंट, इसकी रिलेशन होती है हमारी एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ में, एंड दिस इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। यानी यहाँ पर हमने K को जो है वो KB लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो KB है वही हमारा K है, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। और ये टेम्परेचर को मत भूलिएगा, टेम्परेचर हमारा T हमने लिख दिया है। सो फ्रॉम दिस, ठीक है, यानी कि इससे अब हम लोग हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनली ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम V। और अब देखिएगा ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और ये एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, यानी कि आपका एवोगैड्रो नंबर पर मोल, यानी कि एक प्रकार से इन्होंने डायमेंशनली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। तो डिवाइडेड विथ टेम्परेचर ये हमारे पास में बचेगा। प्रेशर इज आवर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ML-1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है L3 डिवाइडेड विथ टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। देखिएगा फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ML2 T-2 K-1, राइट। तो KB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, K के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया गया है। फिर हमें क्या बताना है, गैस कांस्टेंट यानी कि ये जो हमारी R है, ठीक है ना, इसका भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिएगा वापस इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अब हमें यहाँ पर R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो चलिएगा R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम V अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर T। प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया है ML-1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 डिवाइडेड विथ n हमारा नंबर ऑफ मोल का डायमेंशनल फॉर्मूला MOL और टेम्परेचर के लिए केल्विन का K, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो फाइनली R दैट इज गैस कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा ML2 T-2 K-1 पर मोल, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ln म्यू KR अपॉन में JB बीटा स्क्वायर प्लस 3। तो देखिएगा ये 3 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये इसके साथ में ऐड हो रहा है। एंड फ्रॉम आवर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी नो कि हम लोग सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा टर्म है बेसिकली डायमेंशनलेस टर्म है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा 1 होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको डायमेंशनल फॉर्मूला 1 के साथ इक्वेट करते हैं तो यहाँ से, ठीक है ना, हमें ये देखिएगा J बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल सकती है, ठीक है ना, या फिर फाइनली हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं फिर इसको। अब देखिएगा यानी कि जैसे हमने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू KR अपॉन में J बीटा स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से ठीक है ना, ये जे बीटा स्क्वायर को ऊपर में ले लो, इधर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू के आर, इस तरीके से। जे हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा 1 है, इनटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका MOL। फिर के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, क्या आया था, ML2T-2K-1। तो इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि ये है हमारे पास में ML2T-2K-1 इस तरीके से, राइट। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड विद R, दैट इज गैस कांस्टेंट, है ना। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, क्या है हमारे पास में, ML2T-2K-1 पर मोल। तो दिस इज ML2T-2K-1 मोल इनवर्स, राइट। तो देखिएगा फाइनली यहाँ से हम लोग ये बीटा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मोल और ये मोल की पावर -1 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, m और ये m, यानी कि ये बन गया हमारा m स्क्वायर, L2 ये बन गया हमारा L4, T-2 यानी कि ये बन गया T-4, K-1 ये बन गया K-2, राइट। तो यहाँ से हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं अगर दोनों साइड की इक्वेशन को हम लोग अंडर रूट ले लें, ठीक है ना, या फिर 1/2 की पावर ले लें। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू ML2 T-2 K-1 इस तरीके से, राइट। तो यहाँ से हमने बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लगेगा। अब अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हम लोग, तो देखिएगा अल्फ़ा, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा टर्म है इस इक्वेशन में। तो बेसिकली ये जो टर्म है हमारा, ये तो हमारा लॉगरिथम का टर्म है, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि s का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के बराबर होना चाहिए, राइट। तो चलिए इसी को हम लोग इक्वेट करके अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग इधर साइड में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग अब कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनली अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। एस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये देखिएगा स्टार्टिंग में ही हमने ऑब्टेन कर लिया था, क्या आया हमारे पास में, ML2T-2K-1, ठीक है। यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर लो, तो ये है हमारे पास में ML2T-2K-1 डिवाइडेड विथ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा, ये देखिएगा यहाँ से हमने ऑब्टेन किया, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ML2T-2K-1 इज इक्वल टू m से m कट गया, L2 से L2 कट गया, T-2 से T-2 कट गया, K-1 से K-1 गया, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो कुल मिला के, ठीक है ना, सभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिए हैं। तो आ जाते हैं अब हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिएगा चेक करते हैं एक एक को। अल्फ़ा एंड जे हैव द सेम डायमेंशंस, अल्फ़ा और जे का सेम डायमेंशन है, ऐसा है क्या। जे हमारे पास में डायमेंशन लेस है और अल्फ़ा भी हमारा डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो देखिएगा ये कुल मिला के यहाँ से हमारा ये अल्फ़ा स्क्वायर है, तो डेफिनेटली हमारा अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आएगा, है ना। तो दोनों ही डायमेंशन लेस है, तो बिल्कुल ये हमारी सही बात है, लेकिन हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना है। फिर देखिएगा एस बीटा के एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशंस, तो एस डायमेंशन लेस नहीं सॉरी ML2T-2K-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बीटा है ML2T-2K-1। तो ऑब्वियसली एस और बीटा का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक तो सही है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2K-1, ये भी इसके साथ में मैच कर रहा है। एंड
म्यू आर हैव द सेम डायमेंशन, पर ये म्यू आर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने नहीं निकाला है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा म्यू आर का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात हो रही है, तो म्यू यानी कि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, और आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, राइट। तो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी हुई है, यहाँ पर क्या है, ml2 T-2 K-1 मोल की पावर -1। तो ये मोल और ये मोल इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में ml2T-2 K-1 इस तरीके से। और ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये ऑब्वियसली हमारा एस के जैसे ही है, यानी कि ये बी वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, वो भी एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट तो सही मिल गए, लेकिन हमें इनकरेक्ट को चूज करना है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस। एस हमारा ml2T-2 K-1 है, और अल्फा क्या आया था हमारा, अल्फा तो डायमेंशन लेस है, यानी कि ये भी सही बात है, दोनों के अलग डिफरेंट डायमेंशन है। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही सही होना चाहिए, मतलब इनकरेक्ट है, उसके हिसाब से सही हो जाएगा एज पर द सिचुएशन। अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशंस। के क्या है भैया, ml2T-2 K-1, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा डायमेंशन लेस है, तो यानी कि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, नहीं, ठीक है ना, अलग है, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट है, तो इसी को ही हमें पकड़ना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल क्या दिया गया है कि इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। अगर सी और वी, ठीक है, सी यहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है ना, यानी कि कैपेसिटेंस, और वी हमारा वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा वेयर सी बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमारा लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा यानी कि सी बाई वी। चलिएगा, तो सी बाई वी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो करते हैं इसको सॉल्व फिर। तो वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू, सी हमारा कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस इट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन में पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड विद पोटेंशियल वी। तो ये वी हमारा नीचे आके क्या बन जाएगा, Q अपॉन में v² इज इक्वल टू ये चार्ज Q डिवाइडेड विद V हमारा पोटेंशियल, एंड वी नो पोटेंशियल इज योर गिवन बाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इट इज W अपॉन में Q, ठीक है ना, इसका भी हमारा ये स्क्वायर करना है। तो ये नीचे में देखिएगा Q स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऊपर लेंगे, तो Q इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि ये न्यूमरेटर हमारा Q क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज योर Q क्यूब डिवाइडेड विद वर्क का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, पर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन में देखिएगा करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो एम्पियर का ए होता है, उसकी जगह यहाँ पर सिंपली वापस आई ही रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग आई ही रखेंगे, तो Q यानी कि इट इज़ बाय गिवन बाय योर करंट इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में I T⁻3। वर्क डन दिस वी नो इज गिवन बाय ml2T-2, इसका ये स्क्वायर है। चलिएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, न्यूमरेटर देखिएगा ये आ जाएगा I³ T³ डिवाइडेड विथ, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लो, यानी कि ये बन जाएगा हमारा m² L4T-4 इस तरीके से इज इक्वल टू। अब देखिएगा फाइनली इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये बन जाएगा हमारा m⁻², L⁻⁴, और T-4 ऊपर जाके 3 + 4 यानी कि पावर 7 हो जाएगा, तो T+7, और ये हमारा I⁻3 आ रहा है। और इसको देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो है हमारा ऑप्शन डी में, ठीक है ना, देख पा रहे हैं, यानी कि सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी हो गया है, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन ए टिपिकल कंबशन इंजन द वर्क डन बाय ए गैस मॉलिक्यूल इज गिवन W इज इक्वल टू α² β e⁻⁻⁻⁴
बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and t is the temperature। तो बोला गया है किसी टिपिकल कंबशन इंजन के लिए है ना गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वर्क डन होता है इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, जिसमें x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आगे क्या कह रहा है ये सवाल कि अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, अगर हमारे अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स है डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो हमें यहाँ से पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ से अल्टीमेटली अल्फा की वैल्यू को, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो देखिएगा ई यानी कि यूलर्स नंबर, ये बेसिकली हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो जो डब्लू का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। अल्फा हमें निकालना है, ठीक है, लेकिन बीटा नहीं पता है, तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना होगा। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए ये जो टर्म है, जो पावर है, वो बेसिकली हमारा डायमेंशनलेस है, तो इसको हम लोग डायमेंशनलेस से इक्वेट करके, यानी कि इसका डायमेंशनल इक्वल्स टू 1 से इक्वेट करके बीटा की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे। चलिए बीटा की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, कैसे? अगर हमें बाकी जो टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता हो, एक्स डिस्प्लेसमेंट है कोई दिक्कत नहीं है, टी हमारा टेम्परेचर है कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है, लेकिन के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या आपको के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? लेकिन रटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, एक छोटी सी इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, जो क्या है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिएगा जो हमारी इक्वेशन है W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी। तो यहाँ पर हमें इस के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि क्या है PV इज इक्वल टू एन आर टी। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, इसको इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्ज कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। आर इज गिवन बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टी, राइट। तो देखिएगा ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और ये हमारा नंबर पर मोल्स होता है, तो यानी कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो के बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इट विल बी प्रेशर P इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर T, है ना। अब यहाँ पर हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो प्रेशर विच इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ML-1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 डिवाइडेड विथ, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर विच इज केल्विन का K होता है, इज इक्वल टू, देखिएगा फाइनल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में ML2 T-2 K-1 इस तरीके से। इसको इधर साइड में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग डायमेंशनलेस यानी कि 1 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो वी कैन से कि डायमेंशनली बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी इज इक्वल टू डायमेंशन 1 के बराबर। So here from this we can say dimensional formula of beta is equals to dimensional formula of K into dimensional formula of T upon में dimensional formula of x square। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ML2 T-2 K-1, ठीक है ना। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर यानी कि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिएगा L2 से L2 हमारा ये कट जाएगा, K-1 से K हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा MT-2, ठीक है। तो बीटा का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है, तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है।
तो इस यहाँ पर देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि W का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर है। W हमारा वर्क डन है, सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, राइट। और वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन डिवाइडेड विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है तो मुश्किल वाली बात नहीं रहेगी। वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 डिवाइडेड विथ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज mT-2। तो m से m कट गया, T-2 से T-2 कट गया, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में L2 एज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया है हमारा अल्फा स्क्वायर का। हमें बताना है अल्फा के लिए, तो दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लो। सो वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ L। तो इसको हम लोग अगर हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर है ना। चलिए फिर अगले सवाल पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि इफ E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, c is the speed of light in free space and h is Planck's constant, the quantity 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon में hc has dimensions of। अगर E हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, c लाइट की स्पीड है फ्री स्पेस में, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आपको बताना है यहाँ पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है। निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, तो निकाल लें, बिल्कुल निकालेंगे, तभी इसका फिर यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा मोटिव ये रहेगा कि एप्सिलॉन नॉट और h विच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लें। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। We know कि force between two charges, that is Coulombic force, is given by F is equals to 1 upon में 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस डिवाइडेड विथ उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। सो फॉर सिंप्लिसिटी वी से कैन से लेटर से वो हमारे सिमिलर चार्जेस है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ले लें। 4 पाई हमारा डायमेंशन लेस है, तो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एफ इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर। क्यू हमारा चार्ज है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ए टी, तो इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर इस तरीके से, डिवाइडेड विथ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज mL(T-2) आर स्क्वायर, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला L2। तो अल्टीमेटली यानी कि इसका हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एज m-1 L-3 T4 A2 इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम लोग h का डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व करने पर। h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए फैक्ट दैट वी नो कि एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय Planck's constant into frequency of the wave. So from here we can say कि our Planck's constant h is given by energy upon में frequency nu is equals to energy dimensional formula हमारा mL2T-2 divided with frequency which is 1 upon time period, यानी कि इसका dimensional formula हो गया T-1, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास में mL2T-1 इस तरीके से, राइट। तो अब हम लोग जो है इस इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में एच सी। तो 1 अपॉन 4 पाई का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वो आ जाएगा हमारा ई स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला एच इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी से।
ठीक है, बाकी वैल्यूज़ का अब डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेंगे। ई बेसिकली हमारा चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट इनटू टाइम से मिल जाएगा, करंट के लिए ए और टाइम के लिए टी, तो इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर इस तरीके से, डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि अभी हमने ऑब्टेन किया, इसको यहाँ पर लिख दो। क्या हो जाएगा ये m-1 L-3 T4 A2 इंटू एच दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी हमने ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर विच इज ml2 T-1 और c हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना इन फ्री स्पेस, तो स्पीड की बात हो रही है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L-T-1 है। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा न्यूमरेटर तो हमारा ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पे नज़र डालते हैं, ये m-1 और ये m1 एक दूसरे से को कैंसिल आउट कर देंगे, L-3 L2 और ये L तो L3 हो गया, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बच क्या रहा है यहाँ पर हमारे पास में T4 T-1 और ये T-1 यानी कि ये बच रहा है हमारे पास में T2 ए स्क्वायर, एक ही टर्म है तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। तो देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टर्म है, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, दैट इज m0 L0 T0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिएगा। लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, राइट। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग द फैक्ट दैट एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय h into frequency, where h is our Planck's constant and nu is the frequency of the photon wave। तो इसको इधर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला h के लिए ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी E डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml2 T-2 डिवाइडेड विद फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में अल्टीमेटली ml2 T-1, राइट। फिर आ जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शन के लिए, ठीक है ना, लेकिन इसको पहले मैच कर देते हैं हम लोग, किसके साथ ये मैच खा रहा है, तो ये हमारा लिस्ट 2 में सेकंड वाले के साथ में ये मैच खा रहा है। फिर बात करते हैं, ठीक है ना, लिस्ट 1 की अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो अगली है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वी नो इट इज़ गिवन बाय हाफ mv²। हियर m इज़ द मास एंड v इज़ द स्पीड, इसका स्क्वायर है ये। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के 1/2 तो डायमेंशन लेस है, और मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैपिटल M, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये v²। तो ये आ गया m, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है L-T-1, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा L2 T-2। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो यानी कि ये अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ रहा है, राइट, दैट इज ml2 T-2, यानी कि जैसे हमारे पास में सिंपली एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 T-2, राइट, तो सेम वही आ रहा है। तो ऑब्वियसली चाहे कोई भी एनर्जी हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, है ना, जो भी एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो इसको हम लोग इस थर्ड वाले के साथ में मैच कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की अगर बात करें तो पोटेंशियल V नो इट इज़ गिवन बाय द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज Q। तो वर्क का हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 T-2 डिवाइडेड विद चार्ज Q।
ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर करंट को आई के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया गया है ना। तो ये हो जाएगा करंट हमारा होता है करंट सॉरी चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो इसको हम लोग पुट करेंगे आई इंटू टी से। तो यानी कि फाइनली हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ml2t-3 और इसको जो है हम लोग ऑब्वियसली ऑप्शन 4 के साथ मैच कर सकते हैं क्योंकि करंट वाला जो टर्म है वो सिर्फ इसी में ही है, राइट। ठीक है, फिर फाइनली आ जाते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम पे, है ना। अगली फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैपिटल एम, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में एज एम एल टी माइनस वन। तो डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट के साथ में मैच हो रहा है, यानी कि ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ए जो है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है, बी जो है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, सी जो है वो फोर्थ के साथ मैच कर रहा है और डी जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि द वर्क डन बाय ए गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो हमें इस इक्वेशन से बताया गया है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स, के, टी, अल्फा एंड बीटा क्या है वो हमें बता दिया गया है। तो सवाल कह रहा है कि जो बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये आप बताइए ज़रा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये ई या फिर ई की जो पूरी पावर है ये पूरा हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा बीटा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। हमें बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो हमें अल्फा के डायमेंशनल फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी। और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, इस पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला को वन के साथ इक्वेट कर देंगे, यानी कि डायमेंशन लेस के साथ इक्वेट कर देंगे तो उससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन रुकावट ये के डाल रहा है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डायरेक्टली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है। तो पहले उसको निकाल लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, विच इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। तो आर विच इज आवर गैस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गिवन बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू दिस टेम्परेचर टी। तो एन ए, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, बेसिकली हमारा नंबर पर मोल होता है। तो यानी कि एन और एन ए मिला के ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर पी इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वी डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी। प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम इट इज एल थ्री, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का के होता है, राइट। तो फाइनली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एज एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये वाली इक्वेशन हमारी डायमेंशन लेस है, ठीक है ना, ये टर्म हमारा डायमेंशन लेस है, तो इसको हम लोग डायमेंशन लेस वन के साथ इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी इज इक्वल टू वन के बराबर। इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी। एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो ये हमारा एल स्क्वायर हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला,
के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने ऑब्टेन किया जो कि आया ml2 T-2 K-1 इनटू टेम्परेचर, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K। तो देखिएगा ये अल्टीमेटली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एज m-1 T2 इस प्रकार से। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया अब हमारे पास। तो यहाँ पर अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर लेंगे। सो वी कैन से कि वर्क डन डायमेंशनली इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर डायमेंशनली। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 T-2 डिवाइडेड विथ अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 T2 इस तरीके से, यानी कि बीटा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में एज m2 L2 T-4। ये हमारा बीटा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो हमें सिर्फ बीटा को ऑब्टेन करना है, तो दोनों साइड का आप अंडर रूट कर दीजिएगा, तो यानी कि बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू m L T-2 इस तरीके से। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ऑप्शन सी में हमको नज़र आ रहा है, तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी विच इज ml T-2। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि इफ स्पीड v, एरिया a एंड फोर्स f आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। अगर हमारी स्पीड v, एरिया a और फोर्स f को अगर हमारी फंडामेंटल यूनिट्स को के तरह चूज किया जाए तो हमें बताना है कि यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इन फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में क्या होगा, राइट। यानी कि यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेसिकली वो हमारा स्पीड v, एरिया a और फोर्स के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनकी पावर कितनी है वो नहीं पता। तो इनकी पावर लेटर से a, b और ये c कंसिडर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो यंग्स मॉडुलस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, सबसे पहले उसका फॉर्मूला बता देते हैं। दिस इज गिवन बाय फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड, तो ये हो गया L T-1 इसकी पावर a है, एरिया L स्क्वायर इसकी पावर b एंड फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml T-2 इसकी पावर ये c हो गई। तो देखिएगा ये लेंथ और ये चेंज इन लेंथ एक दूसरे को डायमेंशनली कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर फोर्स अपॉन में एरिया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताना होगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml T-2 और एरिया यानी कि ये हो गया हमारा L स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हुए हम लोग कह सकते हैं इट इज ml-1 T-2 इज इक्वल टू, अब ये देखिएगा ये वाले टर्म के लिए m की पावर क्या हो जाएगी, m सिर्फ यहाँ पर ही है तो m की पावर c हो जाएगी। l की पावर यहाँ से a प्लस 2b प्लस c, ये इसकी पावर हो गई a प्लस 2b प्लस c। टाइम t के लिए, ठीक है, टाइम देखिएगा माइनस a और माइनस 2c, ये इसकी पावर हो गई माइनस a माइनस 2c इस तरीके से। तो यहाँ पर, ठीक है ना, इस इक्वेशन में सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की पावर को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि बाय डिफॉल्ट m की पावर कितनी है 1, सो हियर वी कैन से c इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास में c इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से तो सीधी सीधी हमारे पास में c की वैल्यू आ गई है जो कि क्या है 1। चलिए c की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो अगली इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है ना। l की पावर को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू -1, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू -1। और तीसरी इक्वेशन को भी इक्वेट कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या है, -a माइनस 2c इज इक्वल टू -2, या फिर, ठीक है, दोनों साइड को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी a प्लस 2c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो c की वैल्यू को क्यों ना यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लिया जाए।
तो इससे हमें ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो हियर वी कैन से इट विल बी ए प्लस 2 इंटू सी विच इज़ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए हमारा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई है, 2 टर्म तो हमें मिल गए हैं, सी और ये ए टर्म मिल गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या करिएगा कि ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ पर हमारा ए और सी को दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिएगा ए हमारा क्या है 0 आया है, प्लस 2b प्लस सी जो कि हमारा 1 है, इज इक्वल टू -1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2b इज इक्वल टू -2, 2b इज इक्वल टू -2, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू -1। ये हमारा तीसरा टर्म भी हमें मिल गया है। ठीक है, तीनों टर्म हमारे पास में आ गए हैं। तो यहाँ पर इस वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू v की पावर 0, a की पावर -1, f की पावर 1। सिंपली हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी है। तो यही जो चीज़ है, ठीक है ना, दैट इज यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v, a एंड f। इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हमें मिल गया है। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल दिया गया है, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी दी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जीज। अगर हम लोग मोमेंटम p, एरिया a और टाइम t को हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज लें तो बताइएगा कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ दिस p, a एंड t क्या होगा, ये हमें बताना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी जो है वो P, A और T के ऊपर में डिपेंड कर रही है। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, A और ये T, इनकी पावर क्या होगी वो पता नहीं है। तो लेट अस से इनको हम लोग A, B और C इनकी पावर कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें अब कुल मिला के A, B और C की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनल करेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास में एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज mL2T-2, वो हमारे पास में, ठीक है ना, राइट साइड में जो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना, वो इस इक्वेशन के हिसाब से बराबर होना चाहिए। दैट इज लीनियर मोमेंटम हमारा मास इंटू वेलोसिटी, सो इट इज mL_T-1, इसकी पावर हमारी a इंटू एरिया, तो एरिया हमारा ये L² हो गया, इसकी पावर b, इंटू टाइम हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला t, इसकी पावर c। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, m की पावर क्या आ जाएगी इसकी a, l हमारा 2 बार आ रहा है यहाँ पर, l की पावर a प्लस 2b, ये हो जाएगा a प्लस 2b। और टाइम का टर्म हम पावर हमारे पास में -a प्लस c हो जाएगा, -a प्लस c, इस तरीके से। तो यहाँ पर, ठीक है ना, देखिएगा इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, सिमिलर टर्म्स के पावर को इक्वेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये a तो हमारा सीधा सीधा टर्म हमें मिल गया है जो कि कितना आया 1 के बराबर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली टर्म के पावर को इक्वेट कर लेंगे, दैट इज a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो दैट इज a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तीसरा वाला टर्म दैट इज -a प्लस c इज इक्वल टू -2, -a प्लस c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर a हमारे पास में ये टर्म आया हुआ है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो दिस इज -1 प्लस c इज इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू -1, ये हमारा टर्म, दूसरा वाला टर्म हमें मिल जाएगा। a और c हमें मिल गया है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन में, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे a को। तो देखिएगा a हमारा ये 1 आया है, प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू 1 या फिर b इज इक्वल टू 1/2, इस तरीके से। तो ये हमें हमारा तीसरा टर्म भी मिल गया है, यानी कि a, b और c तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। तो वापस से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, यानी कि ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू p की पावर a विच इज़ 1
ए की पावर बी विच इज़ 1/2, टी की पावर सी विच इज़ -1, इस तरीके से। तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। तो जितनी हमारे, ठीक है ना, सोलर एनर्जी अर्थ के ऊपर में रिसीव हो रही है, ठीक है ना, वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी होती है, इसको हम लोग हमारे सोलर कांस्टेंट से बताते हैं। ठीक है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, तो सोलर कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये हमें बताना है। तो बेसिकली ये हमारा एक प्रकार से इंटेंसिटी है। दैट इज वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ml2 t-2 डिवाइडेड विद एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 और टाइम के लिए t, यानी कि फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा एज ml0 t-3, इस तरीके से। तो सही आंसर हमको हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज, हियर के डिनोट्स द टेम्परेचर। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एज पर दी ऑप्शन हमें चूज करना है, और के, ठीक है ना, यहाँ पर टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना होगा जहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का टर्म आया हुआ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो कि जो हीट करंट एक कंडक्टिंग स्लैब में फ्लो होता है, राइट, दैट इज डी क्यू अपॉन में डी टी, कितनी हीट एनर्जी कितने टाइम में गई, इज गिवन बाई थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्लैब इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द स्लैब और द रॉड, राइट। तो ये के का अब हम लोग यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये डी क्यू इंटू लेंथ एल हो जाएगा, दैट इज डी क्यू इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ एल डिवाइडेड बाई डी टी इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो दिस इज डी टी इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो देखिएगा डी क्यू यानी कि हीट हमारी एनर्जी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2 t-2, ठीक है, लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L है, डिवाइडेड विद dt यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। तो टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला T है, एरिया L² और टेम्परेचर के लिए केल्विन का K। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास में ml t-3 k-1, इस तरीके से, और ये हमको हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व हो रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज ml t-3 k-1। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू आई एफ वी स्क्वायर अपॉन में WL⁴, वेयर I is moment of inertia, F is force, V is velocity, W is work and L is length। तो बोला गया है कि एक क्वांटिटी x की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बताई गई है, और इस इक्वेशन में I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F फोर्स है, V वेलोसिटी है, W वर्क है और L लेंथ है। ठीक है, तो आगे सवाल कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर x इज सेम एज दैट ऑफ। तो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्विवेलेंट या फिर बराबर या फिर सेम है, कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट
फोर्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें x का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा। तो चलिए x का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ की पावर 4। तो देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एक पॉइंट मास के लिए इज गिवन बाय m इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड द पॉइंट, दैट इज ये हो जाएगा ml स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज ml(t-2) और स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला L(t-1) और उसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो यानी कि ये हो जाएगा L2(t-2) इस तरीके से, होल डिवाइडेड विथ वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज mL2(t-2) इनटू L की पावर ये 4 इज इक्वल टू, ये देखिएगा m से m हमारा कट गया यहाँ पर, ये L2 से एक L2 कट गया, ऊपर में L3 आ जाएगा, ये L4 ऊपर में जाके L-1 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में ये वाला एक m L की पावर -1 t की पावर, ठीक है, ये -2 से -2 कट गया, ये t की पावर -2 आ जाएगा और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया x के लिए। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके सेम है, तो ये हमें ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। तो सबसे पहले हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग एनर्जी इन फोटोन से ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय h इनटू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज mL2(t-2) डिवाइडेड विथ फ्रीक्वेंसी दिस इज t की पावर -1 इज इक्वल्स टू, देखिएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा mL2(t-1) इस तरीके से। फिर है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, तो फोर्स कांस्टेंट इसको हम लोग हमारे स्प्रिंग वाले फॉर्मूले से ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय फोर्स कांस्टेंट इनटू x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर वी कैन से कि फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में x। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा mL(t-2) और x दैट इज लेंथ, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया, यानी कि फाइनली ये हो जाएगा m(t-2). तो ये भी इसके सेम नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, दैट इज कोई अगर हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट एक लिक्विड के अंदर में मूव कर रहा है कुछ स्पीड के साथ, तो लिक्विड हमारा उसके ऊपर में एक विस्कस फोर्स लगाता है एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई eta rv। Here eta is our coefficient of viscosity, r is the radius of the solid object, ठीक है, जो कि spherical object है, and v is its that current speed। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई तो हमारा डायमेंशन लेस है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा mL(t-2) डिवाइडेड विथ r का डायमेंशनल फॉर्मूला L और v इज L(t-1) इस तरीके से। तो यानी कि फाइनली ये आ जाएगा mL-1(t-1) इस तरीके से। तो ये भी इसके साथ में मैच नहीं हो रहा, यानी कि ऑब्वियसली आंसर हमारा ऑप्शन डी ही बचा है, लेकिन क्यों ना उसको चेक कर लिया जाए। तो डी हमारा क्या कह रहा है, इट इज़ योर एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा mL2(t-2) डिवाइडेड विथ वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज L3। तो ये बन जाएगा हमारा mL-1(t-2). तो ऑब्वियसली ये इसके साथ में मैच हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली ये x के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन जो डी है दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ये इसके लिए हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है, द क्वांटिटीज x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, y इज इक्वल टू e अपॉन b एंड z इज इक्वल टू l अपॉन में सी आर डिफाइंड where C is capacitance, R is resistance, L is length, E is electric field, B is magnetic field, epsilon naught is free space permittivity and mu naught is permeability respectively। तो यहाँ पर ये तीन क्वांटिटीज़ हमें बताई गई है और इन क्वांटिटीज़ में जो हर एक टर्म है वो क्या है वो भी हमें बता दिया गया है, राइट। देन पूछा गया है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें हमारा आंसर चूज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्स वाई एंड जेड हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है ना। बाकियों में भी देखो ऑप्शंस में ये डायमेंशंस की ही बात की जा रही है। तो एक्स वाई एंड जेड के डायमेंशंस देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखिएगा एक्स हमारा क्या है, दिस इज योर 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वी नो इज इक्वल टू योर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। यानी कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, दैट इज एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। चलिए फिर बात करते हैं वाई वाले टर्म के लिए। वाई हमारा क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर होता है, राइट। दैट इज v विच इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये भी हमारी स्पीड है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो y है वो हमारा स्पीड के बराबर विच इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। और z हमारा क्या दिया गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ z इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ l अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r। तो डियर स्टूडेंट्स एक कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है ना, कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम लोग सी आर सर्किट का यूज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस ये उसका टाइम कांस्टेंट होता है। तो यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा, ठीक है ना, ये टाउ ये टाइम के बराबर है ये नीचे वाला। तो ये हो जाएगा एल अपॉन में टी, यानी कि ये हो गया हमारे पास में एल टी माइनस वन। तो देख सकते हैं हम लोग हमारा तीनों के ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन ए कह रहा है दैट इज एक्स वाई एंड जेड हैव द सेम डायमेंशंस, ये एकदम सही बात है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो वैक्यूम में होती है वो बोली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में जो कि हमारा 12th में आता है उसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट ये बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, राइट। दैट इज इट इज आवर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये कुल मिला के हमारी एनर्जी डेंसिटी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2 म्यू नॉट, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर। एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एम एल टू टी माइनस टू होता है डिवाइडेड विद वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज एल थ्री। तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास में एज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इस तरीके से। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमें दिया गया है,
द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एंड एम्पियर A इज। तो बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट होता है, राइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट C और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और एम्पियर A के टर्म में क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने के लिए यानी कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नोट जो है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और एम्पियर A के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स के में निकालना है तो इन टर्म्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग एनर्जी इन फोटोन के कंसेप्ट से। तो एनर्जी इन ए फोटोन वेव इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन वेव। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन ए फोटोन अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन वेव इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज mL2T-2 डिवाइडेड विथ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज T-1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में mL2T-1। फिर बात करते हैं हम लोग, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, L-T-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है कि दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज़ गिवन बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। सो फ्रॉम हियर वी कैन से आवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू R स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज mL-T-2। R स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 डिवाइडेड विद m1 इंटू m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला मासेस का स्क्वायर है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में m-1L3T-2 इस तरीके से। तो अब हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। सो वी कैन से कि आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है, डायमेंशनली प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट C, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एंड एम्पियर A। लेकिन इनकी पावर कितनी है वो नहीं पता, तो लेट अस चूज इनकी पावर है A, B, C और D। तो हमें अब ये A, B, C और D की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए अब हम लोग इस इक्वेशन को डायमेंशनली इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है एंड पोटेंशियल वी नो इट इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो बाकी के भी डायमेंशनल फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि हमने ऑब्टेन किया इट इज mL2T-1 और इसकी पावर A। स्पीड इट इज L-T-1 इसकी पावर हमारी B। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने ऑब्टेन किया विच इज m-1L3T-2 इसकी पावर C और एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये A ले लो, इसकी पावर हमारी D है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, वर्क अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बता देते हैं। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL2T-2 डिवाइडेड विथ चार्ज विच इज करंट इनटू टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया AT। तो इसी को फर्दर सॉल्व करते हुए हम लोग कह सकते हैं इट इज mL2T-3 A की पावर -1 और यहाँ से, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं m की पावर क्या हो जाएगी, इट विल बी m का टर्म यहाँ पर आया है तो यानी कि m की पावर A, फिर ये दूसरा यहाँ पर आया है तो यानी कि A - C इसकी ये पावर हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से L की पावर हमारी हो जाएगी 2A + B + 3C। टाइम के लिए -A
माइनस ए माइनस बी और ये माइनस 2c, राइट। ए की पावर ये एक ही टर्म है तो ए की पावर ये डी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, ठीक है ना, सिमिलर टर्म्स की पावर को इक्वेट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ए माइनस सी इज इक्वल टू ये 1 के बराबर। तो ये नहीं कि हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी ये ए माइनस सी इज इक्वल टू 1, राइट। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो दिस इज 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 2 के बराबर। तीसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ठीक है ना, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 3, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3 के बराबर। दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3, और आखिरा वाला टर्म जो है a की पावर d है। तो यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू ये -1 मिल जाएगा हमें। तो दिस इज d इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से तो हमें ये डायरेक्टली d की वैल्यू मिल गई है ना। तो d की वैल्यू हमें मिल गई है। तो ठीक है, अब इक्वेशन को देखते हैं बाकी वाली। तो यहाँ से हम लोग ये a इज इक्वल टू सी प्लस 1 बोल लेंगे। इस a की वैल्यू को हम लोग इस दूसरी और तीसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2 इंटू सी प्लस 1 प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पर भी फिर से a की वैल्यू पुट कर लेंगे विच इज c प्लस 1 प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3, राइट। इस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लो इसके, तो ये बन जाएगा हमारा 2c प्लस 2 प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 2 के बराबर। और ये देखिए ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी b प्लस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर, है ना। ये इक्वेशन देखिएगा ये बन जाएगी फाइनली हमारी b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, और यही वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी b प्लस 3c इक्वल टू 2 के बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से इस b को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखिए अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस बी कट जाएगा, 5c माइनस 3c ये आ जाएगा हमारा 2c, 0 माइनस 2 ये निकल आ गया -2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये c आ जाएगा हमारे पास में -1। तो ये हमारा दूसरा टर्म भी मिल गया, दैट इज c इज इक्वल टू -1। चलिए c इज इक्वल टू -1 हमें मिल गया है। तो c की जो वैल्यू है एक तो हमारी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लो ताकि a की वैल्यू हमें मिल जाए। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं a इज इक्वल टू -1 प्लस 1 यानी कि ये 0 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा a की वैल्यू भी आ चुकी है ना। तो a की वैल्यू आ गई है, तो और क्या बच रहा है हमारे पास में, b की वैल्यू बच रही है। तो b की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज b, और c की वैल्यू हमारी -1 है। तो यानी कि ये बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू ये 5 मिल गया। तो कुल मिला के हमारे पास में ये चारों टर्म्स हमको मिल चुके हैं, है ना। तो जो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कौन सी इक्वेशन, ये वाली। इसमें a b c और d की वैल्यू को पुट कर दो, राइट। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, ये क्या था हमारे पास में h c g और ये a। पहला यहाँ पर ये a की पावर कितनी आई हमारे पास में 0, ये b की पावर कितनी आई है 5, c की पावर हमारी क्या आई है -1, और d की पावर हमारी वैल्यू क्या आई है -1। तो यानी कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ h c g एंड a इस प्रकार से मिल जाएगा। इसको अब हम लोग हमारे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में चेक करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसके लिए सही आंसर है, राइट।